बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.1 में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली को आज हम कंप्लीट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप का परीक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, इसमें से देख करके हमें जो मिसिंग नंबर्स हैं उसको यहाँ पे भरना है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। और यहाँ पे भी देखें जो प्रतिरूप है, जो पैटर्न है वो इस तरह से हो रहा है। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, आगे 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर है। और इस प्रतिरूप को जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से आइडिया मिलता है कि जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यानी एक बार गुना हुआ है। यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है, 2 बार हुआ है। यहाँ 4 है तो यहाँ 12 है, 3 बार हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पे हम 5 में 4 से गुना कर देंगे, 5 चौके 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 बार। और यहाँ पे 5 बार हो जाएगा, यानी कि 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। कितना का स्क्वायर होगा, ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 6 बार होगा तो 7 छके 42, 42 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ भी 2 स्क्वायर है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो यहाँ 6 स्क्वायर किया गया, मतलब 3 में 2 से गुना कर दिया गया है, तो 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पे 4 तिया 12 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 चौके 20 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 6 बचे 30 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 7 छके 42 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ठीक है, क्लियर है। अभी आगे यहाँ पे हो जाता है 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जितना उसमें 1 ऐड कर दिया गया है। 2 स्क्वायर है तो यहाँ 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर, 12 स्क्वायर है तो 13 स्क्वायर, 20 है तो 21, 30 है तो 31, और जब 42 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 43 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की जो क्रिया है वो इस प्रकार होती है कि दी गई संख्या में पहले आपको 1 घटाना है, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, और जो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें अगली विषम संख्या घटानी है, यानी कि 3 घटाना है। फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 5 घटाना है। इस तरह से जितना बार में घटाने पर 0 आ जाए तब हम समझेंगे कि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, अदरवाइज़ ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसको करके देखते हैं। जैसे 81 है तो पहले 81 में आपको 1 घटा देना है, तो प्राप्त हो जाएगा 80। अब 80 में आपको 1 के बाद जो विषम संख्या आती है वो 3 है, ये 3 से आपको घटाना होगा। 80 में आपको 3 घटाना होगा, तो 80 में 3 घटाने पर आपको मिलता है 77। फिर अब हम क्या करेंगे, 77 में 5 घटाएंगे। क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 72। देखिए पहले 1 से घटाएं, फिर 3 से, फिर 5 से, अब हमें 7 से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो है 72 माइनस 7 हो जाएगा। तो 72 में से जब 7 जाएगा तो आपका बचेगा 65। अब हम क्या करेंगे, 65 में से 9 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 9, तो आ जाएगा हमारा 15 में से 9 गया 6, 56 आ जाएगा, 56। और फिर हम क्या करेंगे, 56 में 11 को घटाएंगे, तो हमारा जो आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 45 आ जाएगा। अब हम 45 में क्या करेंगे, 13 घटाएंगे। ठीक है, 45 में जब आप 13 को घटाओगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, और 4 में से गया 3, 32 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 32 में इस बार हम 15 घटाएंगे, क्योंकि 13 के बाद 15 आता है विषम संख्या में। तो 32 में से 15 गया तो क्या बचेगा, हमारा 17 बचेगा। ठीक है, 12 में से 5 गया 7, और ये 2 में से गया 1। अब हम क्या करेंगे, 17 में से 17 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब इस तरह से घटाते घटाते हम 0 पर आ जाते हैं
तो समझिए कि ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो ये आप देख लीजिए कि कितना बार घटाने पे आपको 0 प्राप्त हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। तो ये जो है 9 का वर्ग है। 81 जो है वो किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग है। ठीक है, ठीक है। तो 9 9 81 होता है। अगला नंबर देखिए, तो ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला में है 121। तो 121 को जब हम विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा जब जांचते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि 121 में पहले 1 से घटाए तो 120 मिला, फिर 120 में 3 घटा दिए तो 117 मिला, फिर 117 में 5 घटाए तो 112 मिला, फिर 112 में 7 घटाए तो 105 मिला, 105 में 9 को घटाए तो 96, 96 में 11 को घटाए तो 85, 85 में 13 को घटाए तो 72, 72 में 15 घटाए तो 57, और 57 में फिर 17 घटाएं तो 40, और 40 में फिर हमने 19 घटाए तो 21 आ गया, और फिर 21 में 21 घटाए तो 0 आ गया। आपको देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, लगातार जो विषम संख्याएं हैं उससे घटाते जा रहे हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। तो यहाँ पे आके जो है संख्या 0 हो जाती है, अंतर जो है 0 हो जाता है। कितनी बार करने पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार में, यानी कि ये 11 का वर्ग है। 121 किसका है, 11 का पूर्ण वर्ग संख्या है। 121 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 11 का वर्ग है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये 11 का वर्ग है। कितना का वर्ग है, 11 का वर्ग है। ठीक है, अब आते हैं 144 में। देखिए 144 को भी जब आप इसी प्रकार करेंगे तो आपको जो है 12 बार में ये 0 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है। 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि ये किसका वर्ग है, पूछ रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। इसकी जांच करने के लिए आप विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव का जो नियम है उसके अनुसार करिए। अगर 0 आ जाता है तो समझिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे भी 0 आ जाता है। और फिर 36 का जब हम करेंगे, 36 माइनस 1 35, 35 माइनस 3 32, 32 माइनस 5 27, 27 माइनस 7 20, 20 माइनस 9 11, और 11 माइनस 11 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी लगातार घटाते रहने से विषम संख्याओं के एक 5 बार घटाने के बाद जो है ये, तो यहाँ पर भी हमें 6 बार लगातार विषम संख्याओं को घटाने पर 0 प्राप्त हो जाता है। अतः ये भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये 6 का वर्ग है। 36 जो है वो 6 का वर्ग है, 6 6 36 होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें सारे के सारे यानी कि चारों में 0 प्राप्त हो गए हैं, तो यहाँ पे चारों क्या हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। क्या हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हमने पढ़ा था अभी अभी कि विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है। तो हमने पिछले वीडियो लेसन में ये जाना भी है कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम और विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होती है। तो यहाँ पे विषम कौन कौन है, देखिए ये 531 विषम है, तो ये हमारा विषम संख्याओं का वर्ग होगा। यहाँ पे ये देखिए इसके इकाई के स्थान पे 6 है, तो अतः ये विषम संख्या नहीं है, तो ये विषम संख्याओं का वर्ग नहीं हो सकता है। यहाँ पे यह है 32 49, तो ये 9 है इसके इकाई के स्थान पे, जो कि एक विषम संख्या है, तो ये विषम संख्याओं का वर्ग हो सकता है। और यहाँ पे ये इकाई के स्थान पे विषम संख्या नहीं है, तो ये विषम संख्याओं का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 531 और 3249। क्वेश्चन नंबर 12 है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहली 6 विषम संख्याओं का योग यहाँ पे हमें निकालना है। 1 2 3 4 5 6, पहली ये 6 विषम संख्याएं हैं। तो विषम लगातार क्रमागत जो विषम संख्याएं होती हैं
उनका योग निकालने के लिए एक सूत्र है। ये आप अपने बुक के पेज नंबर 86 में भी देख सकते हैं। जैसे पहले देखिए, सिर्फ एक विषम संख्या है तो इनका जो योग आएगा एक ही आएगा। पहली दो विषम संख्याओं का जो योग आएगा 1 + 3 को देखा जाए अगर, तो ये क्या होता है, 4 आता है। और 4 जो है वो किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। पहली 3 विषम संख्याओं का योग अगर देखा जाए तो 1 + 3 + 5, यानी कि पहली 3 विषम संख्याएं यही तीनों हैं। ये कितना आएगा, 9 आएगा। ये 3 है, पहली 3 है तो ये 3 के स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ पे पहली 2 विषम संख्या हैं तो इसका जो है योग जो है 2 के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसी तरह से पहली 4 विषम संख्याओं का योग अगर आप निकालें तो ये 4 के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसी प्रकार पहली 5 अगर विषम संख्याओं का योग निकालना चाहें तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है कि 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 51 तक, तो इसके बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, आप अंतिम संख्या ले लें। आप अंतिम संख्या क्या है, यहाँ पे 51 है और इसमें 2 से भाग कर दीजिए। 51 में जब आप 2 से भाग कीजिएगा तो 25.5 आएगा। आपको दशमलव के बाद वाला अंक को छोड़ देना, 25 ले लेना और उसमें 1 जोड़ देना है। तो 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26। तो ये 26 के वर्ग के बराबर होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहली 6 विषम क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये जब पहली 6 विषम संख्याएं हैं क्रमागत तो इसका जो योग होगा 6 का स्क्वायर होगा। क्या होगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 6 = 36 होगा इसका आंसर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर में दो में जो है वो दिया गया है 1 + 3 + 5 + ... + 51, यानी कि ये जो है क्रमागत संख्याएं जो विषम संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होकर 51 तक यहाँ पे जाती हैं। तो यहाँ पे अंतिम जो विषम संख्या दी गई है वो है 51। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। जो अंतिम संख्या है उसमें पहले हम 2 से भाग दे देंगे। जब हम इसमें 2 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 25.5। इसमें से हम पूर्ण भाग को ही केवल लेंगे 25 और इसमें 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। तो इसका जो योग आएगा वो 26 स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा, 26 के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि हमें 26 से 26 में गुना करने पर इसका जो योगफल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 26 को 26 से गुना कर लीजिए। 6 × 6 = 36 के 6 बाकी 3, 6 दूनी 12, 3 15 और 2 × 6 = 12 के 2 बाकी 1, 2 दूनी 4, 1 5। तो हो जाएगा 6, 5 2 7 और यहाँ पे 5 1 6। तो हो जाता है कुल मिला के ये 676। तो विषम संख्याएं जो 1 से शुरू होकर 51 तक क्रमागत हों उन सबको जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, 676 आएगा। यहाँ पे 676। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और अब हम इसका तीसरा नंबर देखते हैं। ये जो है 1 से शुरू होती है विषम संख्याएं जो क्रमागत रूप में है, मतलब लगातार हैं, 1 से शुरू होकर 101 तक चलती हैं। तो इसमें जो अंतिम संख्या दी गई है वो है 101। तो 101 में आप 2 से भागा दीजिए, आ जाएगा ये आपका 50.5 आ जाएगा, है ना। 2 से जब 101 में आप भागा दीजिएगा तो 50.5 आएगा। आपको करना क्या है, इसमें से राउंड जो पूर्ण भाग है 50 को लेना है और उसमें 1 जोड़ देना है, मतलब 51। तो इसका जो इन सब का योग आएगा वो क्या आएगा, 51 स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 51 × 51 और 51 को 51 से गुना करके आप इसका जो है योगफल कितना आएगा वो आप बता सकते हैं। 1 इकाई 1, 1 पचे 5, 5 इकाई 5, 5 पचे 25। तो 1 5 5 10 के 0 बाकी 1 5 1 6 और ये 2, तो हो जाएगा 2601। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है। और अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का 4 है इसको देख लेते हैं। ये जो है देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन में, लेकिन आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो है 1 से शुरू नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 7 से शुरू हो रहा है। 7 से क्रमागत होते हुए ये 21 तक लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 से ही कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो अंतिम संख्या यहाँ पे क्या है 21 है, तो हो जाएगा 21 में पहले 2 से भागा दे दीजिए, तो आ जाता है 10.5 आता है ना। तो इसमें से जो आप पूर्ण भाग है 10 + 1 कर देंगे तो हो जाता है 11। तो 1 से लेकर 21 तक की जो विषम क्रमागत संख्याएं हैं उसका जो योग आएगा 11 स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि 11 × 11। और जब हम 11 को 11 से गुना करते हैं तो कितना आता है 121 आता है। 11 को 11 से 11 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है 121। लेकिन ये 1 से लेकर 21 तक का जो क्रमागत विषम संख्या है उसका योग है। तो हम पहली जो 7 से पहले की जो विषम संख्याएं हैं उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या होगा 1 + 3 + 5, यानी कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं जो 7 से पहले है। 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जो 7 से पहले है। तो इनका योग क्या आ जाएगा, इनका योग आएगा चूंकि ये 3 है तो 3 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा इसका योग, तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दी गई थी इसमें हमने 1 से लेकर 21 तक का कैलकुलेट किया तो हो जाता है 121। तो 121 में हम क्या करेंगे, पहली जो 3 विषम क्रमागत संख्या हैं 1 3 5 जो इसमें इंक्लूड करके हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया उसको यहाँ पे हम घटा देते हैं। तो इसका मान आया था 9, तो 121 में से जब 9 घट जाएगा तो हो जाएगा 11 में से 9 गया 2 और ये बच जाएगा 1 और 1 11, 112 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है कि जिस संख्या का आपको इकाई का अंक निकालना है उसके इकाई के अंक को उसी से गुना करिए। जैसे 5 है यहाँ पे इकाई का अंक, तो 5 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25 आएगा। तो 25 में इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए 64 में जब हम 4 को 4 से गुना करेंगे, इसके इकाई के अंक को गुना कीजिए। 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके कितना आएगा 16। तो 16 में इकाई का अंक कितना है 6 है। तो 64 का भी इकाई का अंक जो है 64 का जो वर्ग होगा इसके इकाई का अंक भी क्या होगा 6 ही होगा। और 272 यहाँ पे दिया गया है, 272 में इसका इकाई का अंक क्या है 2। 2 को 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4। तो 272 का जो वर्ग होगा उसके इकाई का अंक क्या आएगा 4। आपको केवल करना है पहला जो संख्या दिया जाएगा उसके इकाई के अंक को उसी से गुना कर लेना है। जैसे यहाँ 799 है तो 9 को 9 से गुना कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे 9 है। 9 को 9 से गुना करते हैं तो 81 होता है। तो 81 में इकाई के अंक पे क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है 5200, यहाँ पे है 5423 और इसमें इकाई का अंक क्या है 3 है। तो 3 को 3 से जब हम गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9, यानी कि जब हम इस संख्या का वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 7 है, तो 7 को 7 से गुना कीजिए 49 आता है, यानी कि 2467 का जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा 9 आएगा। 49 में जो है 9 इकाई का अंक होता है। यहाँ पे 8 को 8 से जब हम गुना करते हैं तो 64 आता है और 64 का इकाई अंक क्या है 4 है। तो यहाँ पे 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 0 है, 0 को 0 से गुना करने से 0 ही आएगा। तो इसका इस पूरी संख्या का जब हम वर्ग निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। और यहाँ पे है इस संख्या के इकाई के स्थान पे 6 है, तो 6 को 6 से गुना कीजिए, 6 × 6 = 36। तो यहाँ पे 36 में भी जो इकाई का अंक है 6 है, अतः हम कह सकते हैं कि 43,546 का जो वर्ग होगा उसकी भी इकाई का जो अंक होगा वो भी 6 ही होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। तो 2 नियम हमने पढ़े थे कि ऐसी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 या 8 होती हैं तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। एज वेल एज अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 की जो संख्या है वो अगर विषम है, जैसे कि 1 बार है, 3 बार है, 5 बार है, 7 बार है अगर 0, तो वो संख्या भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए इसके इकाई के स्थान पे क्या है 2 है, तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे 7 है, नियम क्या है 2,
3, 7 या 8 हो अगर इकाई के स्थान पे, तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए इस संख्या के भी इकाई के स्थान पे 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस संख्या में अगर ध्यान दें आप, तो इकाई के स्थान पे 3 है, वो भी 2, 3, 7, 8 में से एक है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। उसके बाद इस संख्या में आए, इसको अभी छोड़ देते हैं 0 वाले को। यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे 2 है, तो जिसके भी इकाई स्थान पे 2 होगा वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और ये जो बाकी की 3 संख्याएं हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो शून्य की संख्या है वो विषम है, 3 बार है। यहाँ पे भी देखिए 3 बार है और यहाँ पे 1 बार है। अगर शून्य की संख्या विषम बार हो, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार हो अंत में, तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर ये सम बार होगा, जैसे 4 बार, 2 बार, 6 बार होगा, तो वो संख्या ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। अतः यहाँ पे कोई भी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि जिस किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, और जहाँ तक शून्य की बात करें, अगर शून्यों की संख्या अंत में विषम बार हो, जैसे 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार इत्यादि हो, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक कर दें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।